हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? लगाई हो अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, व्यस्त हो गए और मस्त हो गए अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे नीट जेईई बच्चों के लिए तो चली रही थी चीज़ें, लेकिन हमने कहा बोर्ड वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी शुरू करा दी है, मैथ शुरू करा दिया है। वो नीट के भी बच्चे पढ़ सकते हैं और जेईई के भी बच्चे बेसिकली आपके बायोलॉजी तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके लिए मैथ स्टार्ट हो गई है। आप सच में अगर बोर्ड पढ़ना है तो इस चैनल से बेहतरीन कोई चैनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके आपके लिए नए नए टीचर आते जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि बायोलॉजी के आपके क्लासेस चलने लगी हैं, मैथ की क्लासेस चलने लगी हैं, फिजिक्स की क्लासेस चल ही रही हैं। इन सभी के बीच में आज आपकी सबसे अच्छी, और ख़ासकर अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी भाषा जो हिंदी है वो स्टार्ट होने वाली है। तो हमारी मातृभाषा जो आपकी सबकी है वो सब्जेक्ट को आप पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको अपनी चीज़ों को एक बेहतर शुरुआत करनी चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए क्या है। बेसिकली हिंदी पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन कोशिश करता है बच्चा समझ में आए ना आए। आपको जो भी चीज़ें हैं हिंदी को ऐसे यहाँ पे चीज़ें शुरुआत की गई है, ऐसे आपका कोर्स डिज़ाइन है जिसमें हिंदी को ना आप पढ़ेंगे नहीं, हिंदी को आप इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के देखते हुए आपके पास आपको जो पढ़ाने वाली हैं वो मैम हैं, रजनी मैम। तो मैम आ जाइए। सबसे पहले तो मैम का स्वागत है टुडे ट्यूटोरियल में। मैम ऑलरेडी बहुत बच्चों को पढ़ा चुकी हैं और काफ़ी एक अच्छे लेवल से। तो मुझे लगता है कि जो मैम आज सिखाने वाली हैं आपको हिंदी को लेकर के, उसमें काफ़ी चीज़ें आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि मैम आपको एक एंजॉय के साथ पढ़ाएं और आप एंजॉय के साथ चीज़ों को सीखें और आगे बढ़िए। फिर से मैं मैम को कहना चाहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आई, इसके लिए आपका धन्यवाद है, स्वागत भी है। ठीक है, तो मैम आप लीजिए और प्यारे बच्चों को एक अच्छे अंदाज में आप अपनी चीज़ों की शुरुआत करिए। जी सर, थैंक यू। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ रजनी कश्यप और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए प्लेटफॉर्म पर टुडे ट्यूटोरियल पर, जहाँ पर हम सब पढ़ेंगे हिंदी, हमारी मातृभाषा, जिसको हम सोचते क्या है कि ये तो हमारी लोकल लैंग्वेज है। बट हाँ, लोकल लैंग्वेज है, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, पर क्या आप समझते हैं कि ये लोकल लैंग्वेज कैसे हम किसी की बात को समझें, कैसे उसके विचारों को समझें, कैसे हम किसी चीज़ को लिखें, या फिर जैसे कहा जाए कि आप किसी भी ऑफिस का कोई भी पेपर है, अगर वो हिंदी में है, वो क्या लिखा है, क्या कह रहा है, कैसी बातें उसमें आ रही हैं, उन सब चीज़ के लिए, उन विचारों को, उन बातों को समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा हिंदी को डीपली नॉलेज, मतलब कहते हैं कि डीपली पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और उसे ही अच्छे से पढ़ाने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इतना अच्छा आपको पढ़ा सकूं कि आप उसे एक सरल स्वभाव में समझ सके, एक सरल लैंग्वेज में समझ सके, जिसे आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े, आप उसे समझें, सिर्फ और सिर्फ समझें। ठीक है, समझने के बाद क्या होता है कि हम अगर उसको रटने की अगर सोचते हैं कि चलो ठीक है, बुक है, हमने रट लिया। आप सब अब 8th से 9th में आए हैं, आप खुद सोचिए, अभी तक तो चलो हमारा रट के काम चल जाता था, पर क्या आगे आने वाला 10th बोर्ड में हमारा रट के काम चलेगा? नहीं। अब हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, ताकि हमें पढ़ने के लिए इस चीज़ पे, मतलब कि अगर आप मेरा एक वो देख लेते हैं, एक वीडियो मेरा देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको ये ज़रूरत ना पड़े कि आपको बुक खोलनी पड़ रही है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। तो उसके पहले हम चलेंगे 9th क्लास के पाठ्यक्रम को, देखेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, साथ में हमारा जो करिकुलम आया है, करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके तहत क्या क्या शामिल किया गया है उसको देखेंगे हम। सबसे पहले वैसे मैं आप लोग को बता दूं, आज मेरे इस पाठ्यक्रम में सिर्फ यूपी बोर्ड या ये कहे पर्टिकुलर किसी बोर्ड से रिलेटेड नहीं है,
अगर आप चाहें तो कोई भी तैयारी के लिए आपको बेसिक भी इसमें बहुत अच्छा क्लियर हो सकता है। इसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। मैं पूरा पाठ्यक्रम आपको A to Z एक एक चीज़ बताऊंगी कि किसमें क्या है और क्या क्या इसमें पढ़ना है और किस जगह से क्वेश्चन में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तैयार हैं आप सब? ठीक है। परीक्षा योजना क्लास 9th, ये क्लास 9th की परीक्षा योजना है। किस बोर्ड की है? जस्ट वेट, सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड की। इसमें आप लोग देखिए, हमारे सीबीएसई बोर्ड में पूरा आपको भी पता है टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, पर किस जगह से कितने अंक का क्वेश्चन किया जाता है वो क्या होगा? अपठित बोध, जैसे अपठित बोध आपने देखा वो हमारा 14 नंबर का होता है। व्यावहारिक व्याकरण ये हमारा 16 अंक का होता है। पाठ्य पुस्तक जो हमारा काव्य और गद्य का पोर्शन होता है वो 30 नंबर का होता है। रचनात्मक लेखन 20 नंबर का, और वार्षिक परीक्षा हमारी 80 नंबर की होती है। जिसके बाद जो हमारा 20 नंबर होता है वो हमारा आंतरिक मूल्यांकन के नंबर होते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इसमें देखिए कि अपठित बोध में हमें क्या पढ़ना है और कैसे उसे लिखना है, कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये देखिए, अपठित बोध में जब हम जाएंगे तो लगभग 200 शब्द का हमें एक गद्यांश दिया होता है। इस गद्यांश में से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आपको दिए होंगे तो वो बहुविकल्पीय होंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको अति लघु और लघुत्तर होंगे तो वो आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के हिसाब से होते हैं, जो कि आपको 1 लाइन 2 लाइन में एडजस्ट करना होता है। ठीक है, फिर आता है अपठित काव्यांश, ये भी 7 अंक का होता है। आपका अपठित गद्यांश भी 7 अंक का होता है और काव्यांश भी 7 अंक का होता है। इसमें कितने शब्द आते हैं? लगभग 80 से 100 शब्द आते हैं। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और लघु और लघुत्तर प्रश्न होते हैं। इसमें भी आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि बहुविकल्पीय आप सॉल्व कर ले और अपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी हैं उनको सॉल्व कर ले। ठीक है, फिर आते हैं हम व्यवहारिक व्याकरण, जो कि आज मेरे हिंदी पढ़ाने का एक मेन मकसद ही यही है कि हमें सबसे ज़्यादा आपको क्या पढ़ाना है और किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा हमें जोर देना है। हमें सबसे ज़्यादा जोर देना है हमारी व्यवहारिक व्याकरण पर, जो कि हमारी 16 अंकों की है। अब आप देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है। हमारा खंड में विभाजित किया गया है ये सारा पाठ्यक्रम। तो इसमें सबसे पहले शब्द निर्माण पढ़ेंगे हम, जो कि हमें 4 अंकों की मिली है, जिसके अंतर्गत उपसर्ग 2 अंकों का और प्रत्यय 2 अंकों का। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे होंगे। फिर हम आते हैं, ये हो सकता है आप लोग के लिए नया हो सकता है कि आपने 8th में कुछ थोड़ा पढ़ा भी हो, पर ये तो आपके लिए नया नहीं होगा, है ना? ये आपके लिए नया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये हमारे 6th क्लास से प्रॉपर हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे। फिर हम करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ये आपके लिए एक नया टॉपिक रहेगा, जिसको हम बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, इतनी सरल लैंग्वेज में, इतने सरल तरीके से समझाएंगे कि आप खुद सोचेंगे कि हाँ, मुझे बस वीडियो देख लेना चाहिए और पेपर में बैठ जाना चाहिए। कैसा रहेगा? चलिए ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे अलंकार। आपको बता दें, अलंकार हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। हमें 3 अलंकार 9th क्लास में पढ़ने हैं और 3 अलंकार 10th में। तो 10th की बाद में देखा जाएगा, 9th पे जोड़ देते हैं। अभी हम 9th में हैं तो 9th पे जोड़ देते हैं। 9th में हम पढ़ेंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं इसके खंड गा भाग में। इसमें हमारा आता है पाठ्य पुस्तक। तो आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है, जैसे कि गंगा, क्षितिज, ये जो हमारी पुस्तकें हैं, ये आपने देखा होगा, उससे जितना भी साहित्यिक अध्ययन होगा, जो आपके चैप्टर वाइज होंगे, वो आपको पढ़ने हैं। इसको हम पढ़ाएंगे, पर जब व्याकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं खंड घा पे, रचनात्मक लेखन, जो कि हमारा 20 अंकों का है। अब हम सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर हमें व्याकरण नहीं आ रही होगी तो हम ये रचनात्मक लेखन करेंगे कैसे? हमें व्याकरण आनी चाहिए, है ना?
तो व्याकरण के लिए तो हम सबसे पहले बेसिक क्लियर कराएंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बेसिक आपको इतना अच्छे से क्लियर करा दें कि जैसा कि आपने 6 to 8 के बीच में भी नहीं पढ़ा हो, या फिर पढ़ा हो तो वो भूल गए हो, और अगर भूल भी गए होंगे तो भी मैं आपको याद करा दूंगी, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन, जो कि हमारा 5 अंक का है। इसमें आपको 120 शब्द का अनुच्छेद लिखना है। आपको 3 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उसमें से एक टॉपिक पर आपको लिखना है, सिर्फ एक टॉपिक पर। कितना लिखना है? 120 शब्द का अनुच्छेद लिखना है। फिर आते हैं हम अनौपचारिक पत्र लेखन पर। पत्र, देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि कोई भी पत्र हो, चाहे वो व्यवहारिक पत्र हो, चाहे वो राजकीय पत्र हो, जैसे कि अगर आपको अपनी मदर को चिट्ठी लिखनी है, वैसे पहले ज़माने में लिखी जाती थी, अब तो लिखी नहीं जाती है, पर कोई नहीं, अगर सपोज दैट आपको लिखना हो, या फिर अगर आप अपनी प्रेमिका को या प्रेमी को लव लेटर लिख लेते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तब भी आपको कुछ शब्दों को आना जरूरी है ना। तो बाकायदा अनौपचारिक पत्र लेखन के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे। और जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं वो हमारे राजकीय पत्र होते हैं, जो कि हमारे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, हमारे राज्य के कार्य कामों से रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हिंदी है, आपको पता है ना, जो हमारी हिंदी है वो हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी हमारी एक राजकीय भाषा है। कौन सी भाषा है? राजकीय भाषा है। कौन कौन जानता था इसको? मेरे हिसाब से शायद मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे। ये हमारी राजकीय भाषा है। इसे 1949 में स्वीकृत किया गया था। तो इसको हम राष्ट्रीय भाषा तो नहीं बोलते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया। हम कभी भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलते हैं। ये हमारी राजकीय भाषा है, जो कि हमारे राजकीय कार्य कामों में जो लेटर लिखे जाते हैं, जो गैजेट्स पारित होते हैं, इन सब में यूज़ किए जाते हैं, इन सब में प्रयोग करा जाता है इस भाषा को, ठीक है। फिर हम आते हैं संवाद लेखन पे। अब संवाद तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये भी 5 अंक का है, और अनौपचारिक पत्र लेखन भी 5 अंक का है, ठीक है। संवाद लेखन पे आते हैं। संवाद लेखन 80 शब्द का है। इसमें आपको विकल्प भी मिलते हैं, कुछ विकल्प मिलेंगे, विकल्प के साथ में आपको इसे 80 शब्दों में लिखना है। और संवाद सुन के ही आपको लग रहा होगा कि ये आपकी एक नॉर्मल बोलचाल की बात की जा रही है, जो बातचीत जो हमारे 1 से 2 लोग के बीच में बैठ के जो हम बात करते हैं, उसको करने के तरीके को और उससे हमें लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। अब अगर देखा जाए, जैसे क्लासरूम में आप लोग परिचर्चा करते हो, क्लासरूम में आप लोग बैठ के वो जो ग्रुप डिस्कशन करते हो, तो वो एक तरह से संवाद ही तो हुआ। आप जो संवाद कर रहे हो, तो उस संवाद में उसको अगर आपसे कहा जाए इसको लिख के दिखाओ, कैसे लिख के दिखाओगे आप? तो अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? संवाद लेखन, जिसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। फिर हम आते हैं सूचना लेखन पर। यह भी हमारा 5 शब्द का है, ये भी हमारा लगभग 80 शब्दों में होता है। अब कोई भी सूचना होती है हमें अगर जैसे पहुंचानी है किसी भी तरह से, या कोई भी, अब आप ये देख लीजिए, जैसे RTE सुना होगा ना आप लोगों ने, RTE नहीं, सॉरी बच्चों, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि सूचना आयोग से जैसे हमें कोई सूचना मांगनी होती है ना, तो हमें उसको कैसे करना है, कैसे बताना है कि हमें किस माध्यम से और किस मैटर पे सूचना चाहिए, किस टॉपिक पे हमें सूचना चाहिए, तो उस टॉपिक को कैसे हमें लिखना है, क्या हाईलाइट करना है, उसका विषय क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें उसमें समझनी है, तो हमारा ये सूचना लेखन कंप्लीट होगा। ये 5 अंक का है। इस तरह ये आपका खंड ग और घ कंप्लीट होता है, और यहाँ से CBSE का पाठ्यक्रम भी फिनिश होता है। इसके बाद खाली यहाँ पे CBSE बोर्ड वालों के लिए कुछ नहीं है कि हाँ कि खाली CBSE बोर्ड को बता दिया हो गया। खाली CBSE बोर्ड वालों के लिए ही नहीं है, साथ में यूपी बोर्ड वालों के लिए भी है। अब हम आते हैं यूपी बोर्ड पे। ये रहा हमारा यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम। ये हमारा काहे का पाठ्यक्रम है? यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम है, ठीक है। अब तो यूपी बोर्ड वाले भी खुश होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई पक्षपात किया कि हाँ CBSE बोर्ड वालों का बता दिया मैम ने, CBSE बोर्ड वालों को ही पढ़ाएंगी, यूपी बोर्ड को
नहीं पढ़ाया जाएगा। पर नहीं, यहाँ पर यूपी बोर्ड के लिए भी पूरी डिटेल है, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि इफ़ एनी केस अगर आप कभी क्लास नहीं भी करते हैं, अपने स्कूल जाते नहीं हैं, तो भी अगर आप हमारा वीडियो देख लें तो आप अपने मार्क्स लाने में 110% उतनी कोशिश कर सकते हैं कि मतलब जितना देर आप रील देखते हैं ना, अगर उतनी देर अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगी। मगर उसे पढ़ना बहुत अच्छे से, खुशी खुशी पढ़ना है, परेशान होकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं यूपी बोर्ड। आपको भी पता है कि यूपी बोर्ड में भी 100 मार्क्स का पेपर है, 30 नंबर इंटरनल एग्जाम के होते हैं जो कि हमारे वाइवा प्रैक्टिकल से मिलते हैं, और 70 नंबर का जो हमारा जो पेपर होता है, ठीक। 70 नंबर के पेपर में हमारा खंड आ है जो कि 20 नंबर का है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य का विकास। अब आप लोग जान रहे होंगे कि अगर हम हिंदी पढ़ने चलें तो उसका विकास तो पढ़ना ही पड़ेगा कि ये कहाँ से आई है, इसमें सबसे पहले कौन कौन से लेखक आए हैं, कौन कौन से कवि आए हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी तो दो बार तरीके से पेश आती है, एक गद्य एक पद। तो पद में कौन आया है, गद्य में कौन आया, हमें क्या पढ़ना है ना। तो हमें क्या पढ़ना है तो उसको हम देखेंगे इसमें अपने पाठ्यक्रम में, ठीक है। हमें पढ़ना है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। अब ये देखिए, आपको ये दो तो युग पढ़ने, साथ में आपको ये देखना है कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और इन अंकों को आप कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त। अब हम आते हैं पद के विकास में। गद्य और पद से ही समझ रहे होंगे आप कि ये गद्यांश से रिलेटेड है और ये काव्यांश से रिलेटेड है, समझ रहे हैं ना। इसमें हमें क्या आता है, यहाँ तो आपने कहानी पढ़ ली, लेखन पढ़ लिया, आलोचना पढ़ ली, एकांकी पढ़ ली। क्यों? क्योंकि इस युग में जितने भी लेखक होंगे उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा ये आपको देखना है। द्विवेदी युग में कितने हैं वो देखना है। अब पद में आते हैं तो आदिकाल और भक्ति काल में कौन कौन से कवि आए हैं, इन्होंने क्या लिखा है। अब काव्य से ही पता चल रहा है, काव्य को ही देख के हम पता कर सकते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है दोहा, ठीक, चौपाई, सॉरी छोटा कर देना इसको, चलो ठीक है अभी कर लेंगे, नहीं तो लिखने के लिए है ना। दोहा चौपाई, कौन कौन दोहा समझता है, बड़ी की मात्रा लगाना है, सॉरी बच्चों, ठीक है। दोहा चौपाई और कविताएं, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, पद्य में। ये हमारे पद्य का हिस्सा है, ठीक है। इसमें अब जैसे कि दोहा हो गया, अब कोई भी दोहा आप रख लो, चाहे कबीर जी का रख लो या फिर रसखान हो गए या मीराबाई हो गई, ये सब हमारे काव्य के बहुत ही बड़े बड़े लोग थे। मतलब जिन्होंने घूमते टहलते ऐसी ऐसी बातें लिख दी ना कि आपको क्या लगेगा कि यार 2 लाइनों में, मात्र 2 लाइनों में इन्होंने अपने सारी बातें कह दी। और उसी को हमें समझना है बाकायदा उसके अर्थ भावार्थ के साथ में, ठीक है। फिर हमारी हिंदी में एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। केवल ज्ञानात्मक एवं बोधात्मक आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, ये तो आपके भी ज्ञान पर डिपेंड करता है। छोटे पर से हम लोगों को बताया जाता है कि सड़क सुरक्षा और यातायात के नियम क्या हैं, तो इसको भी मत बताऊंगी तो मैं तो बताऊंगी, वैसे तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से।
फिर हम आते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व पे। अगर हम काव्य पढ़ रहे हैं तो अब तो उसके तत्वों को तो पढ़ना जरूरी ही है, क्योंकि काव्य की सुंदरता ही उसके तत्वों से होती है। अब उन्हीं तत्वों को जब समझेंगे तभी तो हम काव्य की सुंदरता समझेंगे कि क्या बोला गया है। अब जैसे कबीर जी ने बोला है, कबीरा खड़ा बाजार में, है ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो आप लोगों ने सोचा कि इन 2 लाइनों में कबीर जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि मेरा भाई, मैं तो मार्केट में खड़ा हूँ और मैं यहाँ कुछ भी जो भी लेने आया हूँ या जो भी करने आया हूँ, जो भी करने मतलब कहते नहीं मैं खड़ा भी हूँ, तो मेरा तो किसी से मतलब कोई लेना देना नहीं है भाई, ना तो मेरी किसी से दोस्ती है ना तो किसी से मेरी लड़ाई है। तो अब उतनी सी बात को उन्होंने अपने शब्दों में गा के बताया। तो गाने के बीच में और फिर गाने को समझने के लिए तो उन्होंने कुछ सुंदरताओं की बात करे जाती है जो उसके काव्य के सौंदर्य होते हैं, जैसे श्रृंगार रस और वीर रस। यहाँ पे आपको सिर्फ ये 2 रस पढ़ने हैं, विद उदाहरण, ठीक है। फिर हम आते हैं छंद पे। छंद में चौपाई हो गया, दोहा हो गया, सबको मैं लक्षण और उदाहरण पहचान के सहित आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आई होप आप लोग को समझ में आए और आप इंजॉय करेंगे इस चीज को। अब आते हैं हम शब्द अलंकार पे। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक अर्थालंकार भी होता है, पर हम इस अर्थालंकार को पढ़ेंगे 10th में। कब पढ़ेंगे? 10th में। अर्थालंकार कब पढ़ेंगे? 10th में। अभी हमको क्या पढ़ना है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में हमें क्या पढ़ना है? अनुप्रास, यमक और श्लेष। बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप इनको एंजॉय करेंगे जब जब जैसे जैसे। और अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझसे बेशक पूछिए, आप कमेंट करिए, आपके लिए उस पर लिंक होगा, या फिर आप पर्सनल भी अगर आप कोचिंग यहाँ लेना चाहते हैं तो आप बेशक आप यहाँ पर कोचिंग भी ले सकते हैं। यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है। इसको भी हम परिभाषा, उदाहरण और पहचान के साथ में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं, हमारा 5वां पॉइंट है हिंदी व्याकरण और शब्द रचना। ठीक, मैंने शब्द रचना को सर्किल किया है। क्यों किया है? क्यों? क्योंकि शब्द रचना हमारा मेन टॉपिक है। व्याकरण तो हमारा मूल है, व्याकरण हमारा मूल है, एक बेसिक। जैसे आपने देखा होगा बिना नींव के दीवार नहीं खड़ी होती, उसी तरह बिना व्याकरण के हम किसी भी शब्द की रचना नहीं कर सकते हैं। शब्द की रचना करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक। तो इससे रिलेटेड हमारे 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। फिर हम आते हैं वर्तनी और विराम चिन्ह पे। वर्तनी और विराम चिन्ह में हम देखते हैं हमें तद्भव पढ़ना है, तत्सम पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, जिसमें आपने ये चारों ही चीजें 8th में पढ़ी हैं। बस इसको हमें रिकॉल करना है, पर रिकॉल के साथ में इसे हमें एलेबरेट पढ़ना है। मतलब एक ज़्यादा कहते नहीं, अभी तक तो आपने थोड़ा थोड़ा मटेरियल पढ़ा है, अभी तक तो थोड़ा थोड़ा गाना गाया था, अभी आपको ज़्यादा गाना गाना है। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड में बैठना है, बोर्ड में बैठना है ना, तो अब ज़्यादा ज़्यादा खाना गाना है, तो अब ज़्यादा पढ़ाई करनी है। अब हम आते हैं समास। समास टॉपिक है, इसमें हमें अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ना है। ये 2 समास पढ़ने हैं आपको। और आपको एक चीज़ बता दूं, हिंदी में जितना अच्छा आपको व्याकरण पढ़ने में आएगा ना मज़ा, उतना ज़्यादा मज़ा मे भी शायद साहित्य पढ़ने में नहीं आएगा। हालांकि आता है लोगों को, सब दोनों में भी आता है। जिस दिन आपको हिंदी समझ में आने लगेगी उस दिन आपको सब चीज़ में मज़ा आएगा, ठीक है। अव्ययभाव और तत्पुरुष समास पढ़ना है। फिर हम 6ठे पॉइंट पे आते हैं। हमारा 6ठा पॉइंट है संस्कृत व्याकरण। CBSE बोर्ड में तो संस्कृत व्याकरण नहीं है, बट यूपी बोर्ड में तो संस्कृत व्याकरण है। तो इस संस्कृत व्याकरण को भी पढ़ेंगे हम। 4 अंकों का है, पढ़ना जरूरी है, मार्क्स लाने जरूरी है ना। और वो भी मार्क्स नहीं लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। एक मार्क्स से और गुड मार्क्स के लेवल को मेंटेन करके हमें गुड मार्क्स पे आना है। तो गुड मार्क्स के लिए हमें सब पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत व्याकरण में आएंगे। अभी तक संस्कृत तो सबको बहुत टफ लग रही होगी, पर कोई नहीं, मेरे साथ पढ़ना। मैं आपको बताऊंगी
कि कितने ही सहजता से आप संस्कृत को समझ सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे संधि, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब पढ़ेंगे, जिसमें संधि में हम पढ़ेंगे गुण और दीर्घ संधि। कौन कौन सी पढ़ेंगे? गुण और दीर्घ संधि। फिर हम आते हैं शब्द रूप में। शब्द रूप में हमें राम, हरि, भानु और अस्मद, इनके विषय में हमें पढ़ना है। धातु रूप में हम क्या पढ़ेंगे? गम, भू, कृ, जिनके हमें लकार जो कि विभक्तियां होती हैं, उन विभक्तियों के आधार पर हमें सारी पढ़ाई करनी है। लट, लोट, विधिलिंग, लंग एंड रट लकार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम मीन सिलेबस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम आते हैं खंड बा। वो 30 नंबर तो आपको पता थे ना कि 30 नंबर आपके इंटरनल थे, वो 20 नंबर का पेपर था। अब हम आते हैं ये 50 नंबर का। ये सारा वर्णात्मक है, वो बहुविकल्पीय था, ये वर्णात्मक है। अब इसमें क्या होगा? गद्य पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 6 अंकों के होंगे। ये आपकी बुक से आएंगे, जो आपकी बुक चलती है। निर्धारित काव्य पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी बुक के हैं। संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, अब जो आपकी संस्कृत की जो बुक चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा, गद्यांश, पद्यांश, जो भी अनुवाद होंगे वो हम आपको बताएंगे। इसके अनुवाद आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछना। फिर हम आते हैं एकांकी पे। एकांकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है एकांकी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें कथनांक, चरित्र चित्रण, तथ्य आधारित प्रश्न मिलते हैं। या ये कहें कि आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ, मतलब लोकल लैंग्वेज में, आपको कोई भी चीज़ समझाने के लिए आपको एक ड्रामेटिकल एरा दिखाया जाता है कि हाँ ये स्टोरी है, स्टोरी के ये पात्र हैं, ये कैरेक्टर हैं, तो उसको समझना है, फिर उसको चरित्र चित्रण करना है आपको, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको पढ़ने हैं। ओके, फिर हम आते हैं इसके अंदर। देखिए 8 नंबर का है ये। इसमें पाठ के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय देना है आपको। स्टार्टिंग में ही देखिए मैंने बताया था ना, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग थे ना, तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के जितने भी लेखक होंगे और भक्ति काल के जितने भी कवि होंगे, उनके सबके जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं का वर्णन करना है हमें यहाँ पे। क्यों? क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है। और जीवन परिचय और रचनाओं को कैसे एक जगह पर आप लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म में, जो भी लिखेंगे वो सब मैं आपको इसमें समझाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, नो डाउट। पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब आप इस चीज में ध्यान दीजिएगा, एक श्लोक आपको तैयार करना है जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहा है यहाँ पर, कि आप तो प्रश्न पत्र देख लिए, अब वहां पे कुछ बच्चे कुछ चला के दिखाते हैं कि यार पेपर में तो आया है, लाओ उसी में से श्लोक उठा के लिख देते हैं। पर क्या लगता है, एग्जामिनर वहां पे वो कुछ समझता नहीं है, उसने ऑलरेडी पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस में सबसे पहले मेंशन कर दिया है कि ऐसा श्लोक होना चाहिए जो कि आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। यह आपका 2 अंकों का होगा। फिर हम संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही देंगे। अभी तो हमने कहा ना संस्कृत पढ़ना है, प्रॉपर वे में संस्कृत नहीं पढ़ना है, मगर फिर भी इतनी पढ़नी है कि आपको जो हिंदी की जो संस्कृत का जो पूरा पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर संस्कृत में ही देने हैं। ये 4 अंकों का है। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग, मुहावरे और लोकोक्तियां अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ। अब ये तो आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मल जिंदगी में भी टॉन मारने में लोग पीछे नहीं हटते, कभी कभी मुहावरे लोकोक्तियों के माध्यम से, है ना। तो ये आपको पढ़ने हैं, ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, पर अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जितना अच्छे से आप 9th कवर कर लेंगे उतना ही आपको थोड़ी सी कम मेहनत में भी 10th में करनी पड़ेगी, मगर करनी प्रॉपर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इधर आपका बेस तो मैं क्लियर करा दूंगी, पर 10th में जब ये आपका बोर्ड आएगा तो वो पढ़ना तो आपको ही है, और जितनी मेहनत आप कर सकते हो आपको उसमें करना
है ना। मैंने तो आपको लक्ष्य बता दिया कि आपके क्या लक्ष्य है, बस निर्धारित लक्ष्यों पर निशाना साधना तो आपका काम है, मेरा थोड़ी ना। मेरा काम आपको पढ़ाना है ना। हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए। अब आपको जैसे इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट और हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर में, इसमें हमें क्या पढ़ना है? संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेट या हिंदी का संस्कृत में ट्रांसलेट। वैसे तो साफ साफ लिखा है हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 अंक मिलेंगे आपको इसके। और फिर आता है हमारा प्रार्थना पत्र, पत्र लेखन। भाई छोटे पर से लगा करके अभी तक एप्लीकेशन लिखते 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 थक गए होंगे आप लोग। क्यों? कितनी एप्लीकेशन लिखी है, पर सबने इंग्लिश में लिखी होंगी। हिंदी में लिखो कि मेरी तबीयत खराब है, मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगा। बस यही एक एप्लीकेशन होती है कि बस मैम पेट में दर्द है, नहीं आ पाऊंगा, सर में दर्द है। तो अब उससे थोड़ा ऊपर उठेंगे, 9th क्लास में अलग चीज बता बता के लिखेंगे कि मैम क्या प्रॉब्लम है ना। ठीक, ओके बच्चों, अब यहाँ तक तो हमारा सिलेबस था जो कि हम लोगों ने देख लिया 9th-10th के हिसाब से, जो भी हम चाहते थे, तो जिसमें हमने 9th को कवर किया है। 9th में हमने CBSE बोर्ड और UP बोर्ड के पाठ्यक्रम को कवर किया है, तो हमने यहाँ पूरे पाठ्यक्रम को दिखा दिया, आपने समझ लिया। वैसे आप लोगों को यहाँ पीछे मेरे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ में हम एक बहुत अच्छी व्यवस्था भी आप लोग के लिए लाए हैं कि अगर आप हमारे कोचिंग ट्यूटोरियल, टुडे ट्यूटोरियल, हमारी जो कोचिंग है टुडे ट्यूटोरियल, अगर इसके आसपास कहीं भी रहते हैं या फिर आप आना चाहें या फिर आपको ऑफलाइन माध्यम से हमारे क्लासेस करनी है, खाली एक ही सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर आपकी देखिए ऑल सब्जेक्ट हैं, क्लास 6 to 8, 9, 10 एंड फर्स्ट ईयर इंटर सब है। CBSE, ICSE, UP बोर्ड सबका है। प्लस आपको देखना होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपकी फाउंडेशन क्लासेस भी चलती हैं और साथ में नीट और IIT JEE की भी क्लासेस चलती हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासेस हैं। आप आइए और ज्वाइन करिए, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएंगी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मैंने अब तक जो भी पाठ्यक्रम से रिलेटेड आपको समझाया, दिखाया, अगर आपको कोई भी डाउट है बाकायदा आप कमेंट करें, हमें बताएं कि ये चीज़ें इसमें नहीं ऐड है या फिर ऐड है या एक्स्ट्रा हो रही है, कुछ भी बात है वो आप मुझसे बेझिझक कहिए। और मैं चाहूँगी कि कल का जो मैं नया टॉपिक लेकर आऊँ, आप सब के सब एक नए एक्साइटमेंट, एक नए जोश के साथ मेरे साथ इस नई यात्रा पर शामिल होने के लिए आ जाएं। और साथ में आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है और आपको समझ में आ रही है और मेरा बोलना में भी ठीक, जो भी समझ में अगर आ रहा है आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हो, किसी भी पर्पज़ से या किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से, अगर वो नहीं रिसीव कर रहे हैं, अपने स्कूल नहीं जा पा रहे। आजकल फ़ोन सबके पास होता है, आप उन्हें बोलिए वो क्लासेस देखें, कुछ समय निकालें अपनी स्टडी के लिए भी और इसको समझें। जितना अच्छा समझेंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी, उतने अच्छे मार्क्स 10th में आएंगे आपके, 9th में आएंगे आपके। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।